स्टूडेंट, आज हम सब दलहन फसल के बारे में तो पढ़ चुके हैं, पहले मटर की खेती। आज हम चना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चना की खेती, इसका वानस्पतिक नाम सिसर एराइटिनम है। कुल लेग्यूमिनेसी या इसे फेबेसी भी कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र संख्या, देसी जो चना है उसमें 14 गुणसूत्र हैं और जो काबुली चना है इसमें आपके 16 गुणसूत्र हैं। ये दो प्रकार से डिवाइड हैं, देसी चना और काबुली चना। देसी चना जो होता है वे छोटे होते हैं और उनका जो कलर होता है भूरे रंग का होता है, और जो काबुली चना होता है वह बड़े रंग का होता है। इसका जो कलर सफ़ेद एवं क्रीम लिए होता है, क्रीम कलर का होता है। आगे देखेंगे चना का महत्व एवं उपयोग। चना का मुख्य उपयोग दाल के रूप में होता है, इसलिए दाल बनाने के काम, नमकीन बनाने के काम में एवं लड्डू बनाने के काम में भी आता है। ये चना है अत्यंत एक पौष्टिक भी है। इसके जो पौधे होते हैं शाखायुक्त होते हैं। इसकी जो जड़ें होंगी, ये जड़ें जमीन पर अत्यधिक नीचे तक जाती हैं और पोषक तत्वों को लेती हैं। जो फलियां होती हैं, शाखाओं पर जो पत्तियां लगी होती, पत्तियों के कक्ष से फलियां निकलती हैं। पहले फूल निकलते, उसके बाद फलियां निकलती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके जो दाने हैं, इसके दाने में प्रोटीन लगभग 21.1% पाई जाती है। प्रोटीन 21.1% प्रोटीन पाई जाती है। और इसके जो भूसा है, भूसे में अगर चखें तो देखेंगे नमकीन जैसी हमें स्वाद आता है। वह नमकीन जैसे स्वाद के कारण पशु उसके भूसे को बड़े चाव से भी खाते हैं। उन नमकीन के रूप में जो स्वाद आता है वह मैलिक व ऑक्जैलिक अम्ल के कारण होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैलिक व ऑक्जैलिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं इसके जो फल होते हैं, फल में मुख्यतः 1 या 2 दाने बनते हैं। ठीक है, अगर अधिक विकसित अवस्था है तो 2 दाने, और जो कम विकसित अवस्था है 1 दाने। लेकिन जो दाने जो होते हैं अंदर आपस में हल्के से चिपके होते हैं, लेकिन पूरी तरह चिपके नहीं होते हैं, वे उसको आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसकी क्या क्या प्रजातियां हैं। प्रजातियां में पहली है देसी चना, दूसरा है काबुली चना। देसी चना में देखेंगे राधे, पंत चना 186, आगे है पंत जी 140, गौरव, पूसा 209, गिरनार, पूसा 408 और चफा। ये आपकी जो प्रजातियां हैं ये सब देसी प्रजातियां हैं। देसी प्रजातियों के अतिरिक्त ये जो है देसी प्रजातियां, ये उत्पादन में तो कम है। ठीक है, और इसके दाने भूरे कलर के और छोटे छोटे होते हैं। आगे है काबुली चना। काबुली चना में देखेंगे C104, K4, K5। ये जो K4 है, एक K4 सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद, और एक K5 हरा है। ठीक है, और आगे है प्रगति। ये प्रगति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, प्रगति किसकी प्रजाति है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें काबुली चना। काबुली चना ज़्यादातर छोला बनाने के काम में आता है। ये जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, हल्के सफ़ेद एवं क्रीम कलर लिए होते हैं। आगे देखते हैं हम इसके लिए जलवायु क्या है। वैसे तो इसके लिए जलवायु ठंडे शुष्क मौसम की जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन वृद्धि काल में ठंडे मौसम की जलवायु होती है
और लेकिन अगर जब दाने बनने की अवस्था कुछ गर्म मौसम जलवायु की इसको आवश्यकता होती है तो दाने अच्छी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आगे देखते हैं भूमि। भूमि के लिए कम उपजाऊ जमीन भी हल्की दोमट, भारी दोमट, रेतीली भूमि चना की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगर अधिक उपजाऊ भूमि हो जाए तो चना वानस्पतिक वृद्धि अधिक करने लगेगा, जो फल बनेंगे, फल बनने के स्थान पर वानस्पतिक वृद्धि करने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कम उपजाऊ भूमि में ही चना की खेती करते हैं और सफलतापूर्वक खेती कर भी लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी है, हम देखेंगे धान की कटाई के बाद अच्छी तरीके से भूमि की तैयारी का समय हमें कब मिल पाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, और चना में भी अधिक ज़्यादा भूमि की तैयारी करने की आवश्यकता होती भी नहीं। यह एक ऐसी एक फसल है, तो यह अगर अच्छी तरीके से भूमि की तैयारी ना हो, खेत में अगर ढेले भी हों तो यह भी तब भी अच्छी उपज दे देती है। ठीक है, इस तरीके से हम 2-3 बार जुताई कर लेते हैं। 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा लेते हैं जहाँ तक खेत हो समतल हो, तो इस तरीके से हम भूमि की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम खाद एवं उर्वरक। वैसे तो चना की फसल में खाद डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, फिर भी प्रारंभिक ग्रोथ के लिए या प्रारंभिक वृद्धि के लिए हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस डालते हैं, लेकिन पोटास को अभी नहीं डालते हैं। ठीक है, अगर इन सबको ना डाल करके 100 किलोग्राम डीएपी, 100 किलोग्राम डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट अगर हम डाल देते हैं तो इन सबको ना नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता है, ना अलग से फास्फोरस डालने की आवश्यकता है। ये जो आपके है 100 किलोग्राम डीएपी इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है। या क्यों इतना खाद कम लेती है? देखिए, जितनी दलहनी जो फसलें होती हैं वे उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं और चना का भी मूसला जड़ होती है। चना जो होते हैं, जो पूर्व फसल में खाद दी हुई होती है, उस फसल से कि जो बची हुई खाद होती है, उर्वरक होती है, उसको नीचे तहों में गहराई तक जा कर के पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेती है। इस तरीके से हम जानते हैं कि चना की खेती के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, ना कि अधिक खाद और उर्वरक डालने की। अगर अधिक हम खाद और उर्वरक डाल दिए तो चना अपनी वानस्पतिक वृद्धि करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत कम। इस तरीके से उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम खाद को कम डालते हैं और इसमें पानी की भी बहुत कमी सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं अत्यधिक नीचे तक जाती हैं अन्य फसलों की अपेक्षा, तो नीचे से यह पानी को भी ले लेता है। ठीक है, अब आगे आपके है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा हमने 3 प्रकार से आपको बांट दिए हैं। छोटे बीज जो होंगे वे 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम बीज होंगे तो 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए पर्याप्त होंगे। आगे आपका है मध्यम बीज। मध्यम बीज जो है 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होंगे। आगे है बड़े बीज। बड़े बीज जो हैं 100 से 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। आगे है बुआई का समय। बुआई का समय में अगर हम बहुत पहले बो देते हैं तो भी उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होता है, अगर बहुत देर बोते हैं तो अभी उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से हमें 15 दिन का केवल समय मिलता है अच्छी तरीके से बुआई करने के लिए। समय वही है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, यही चने की बुआई का एक उचित समय होता है। आगे आपका है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए हम सेरेसान या थायराम का उपयोग करते हैं, जो हमें उकठा रोग या अन्य रोगों से बचाते हैं और इनका अंकुरण प्रतिशत भी बढ़ जाता है। और यह दलहनी फसल होने के नाते हम चना को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करते हैं। राइजोबियम कल्चर के लिए हम
50 ग्राम गुड़, आधा लीटर पानी को गर्म करके उसमें गुड़ को घोल लेते हैं। और फिर जो कल्चर है हमारा 250 ग्राम का एक पैकेट, उस पैकेट को उस गुड़ के घोल में भी कर लेते हैं, घोल लेते हैं, मिला लेते हैं। फिर उसके बाद जो बीज है, बीज को हल्के हाथों से हम मिला देते हैं कल्चर को, और कल्चर को मिलाने के बाद तब हम बुआई करते हैं। ठीक है, आगे है बुआई का ढंग। बुआई हमेशा चने की कूड़ों में ही करनी चाहिए, लाइन से लाइन बुआई। इसमें है असिंचित दशा है, जहाँ पर हमें सिंचाई की सुविधा ना उपलब्ध हो। असिंचित दशा में हम 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, यानी नहीं पौधे से पौधे की नहीं, लाइन से लाइन की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखेंगे। सिंचित दशा में 45 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, आगे है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई के लिए हम क्या करते हैं, जब बुआई के बाद बीज अंकुरित हो जाएं, उसमें अगर खरपतवार आते हैं तो हम खुरपी से निराई कर लेते हैं, उसको खरपतवारों को निकाल लेते हैं। अगर हमें रासायनिक रूप से नियंत्रण करना हो तो वासालिन है, इसको खेत की तैयारी करते समय, यानी लास्ट जुताई करते समय खेत की, वासालिन को हम छिड़काव करके खेतों में मिला देते हैं। इस तरीके से एक वर्षीय खरपतवार 45 दिन तक नहीं उगते हैं। ठीक है, इसमें एक आती है क्रिया नीपिंग या टॉपिंग, यानी अगर कलिका को तोड़ना। ठीक है, नीपिंग या टॉपिंग क्या है, इसमें क्या है, जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाएं तो ऊपर की जो अग्र कलिका, बढ़वार कलिका होती है, उसको हम तोड़ देते हैं। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, बढ़वार रुक जाती है, लेकिन पौधों के नीचे से ब्रांच अधिक निकलती है। जैसे पौधा यही है, उसकी अग्र कलिका यही तोड़ दी गई तो इसकी वृद्धि तो यहाँ पर रुक गई, लेकिन यहाँ से तमाम ब्रांचें निकलेंगी। इससे क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की वृद्धि हो जाती है। शाखाएँ अधिक निकलेंगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, माने कि कहने का मतलब है अग्र कलिका को तोड़ना नीपिंग या डॉपिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे सिंचाई। चना की बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो इसमें है बुआई के 40 से 45 दिन बाद, लेकिन फूल आने से पहले प्री फ्लावरिंग में हम सिंचाई करते हैं। वो भी सिंचाई बहुत ही हल्की करते हैं। अगर जहाँ तक ये हो कि सिंचाई करने के बाद तुरंत पानी खेत से निकाल दिया जाए, या उतनी ही सिंचाई की जाए, सिंचाई करने के 1 घंटे बाद पानी खेत से सूख जाए, तो उतनी ही मात्रा में हमें सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती। अगर दूसरी सिंचाई की आवश्यकता हुई तो आप जब फली बन जाए तब बहुत हल्की सिंचाई कर सकते, नहीं तो वह भी नहीं। ठीक है, आगे है कटाई। सामान्यतः जो चना की फसल है उसकी कटाई बुआई के लगभग 150 से 170 दिन बाद कर ली जाती है। जब पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाएं, फलियाँ पीली पड़ जाएं, लेकिन फलियाँ झड़ने ना पाएँ, तो हम क्या करते हैं, हंसिया के माध्यम से उसकी कटाई कर लेते हैं। अब कटाई करने के बाद मड़ाई आता है, तो उसको कटाई करने के बाद हम बंडल बना लेते हैं, खलिहान में लाते हैं। 4-5 दिन तक हम उसको धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद और जब पौधे सूख जाए तो सूखने के बाद हम बैलों का दांत चलाकर या अल्पाइड थ्रेशर से उसको मड़ाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद भूसे को अलग कर लेते हैं। ठीक है, उपज आपका है, उपज तो जो देसी चना है उसकी उपज काफ़ी ज़्यादा है और काबुली चना की कम है। देसी चना जो आपका है अच्छी तरीके से उन्नतशील अगर खेती की गई है तो 25 से लेकर के 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, और वहीं काबुली चना है वह आपका लगभग 12 से 15 कुंतल ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे रोग एवं उनकी रोकथाम। इसमें रोग है, इसका मुख्य रोग है उकठा रोग।
यह चने की या दलहनी फसल में बहुमुख्य रोग माना जाता है। उकठा रोग विल्ट या फ्यूजेरियम प्रजाति के कवक के द्वारा होता है। तो इसमें क्या है, पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, सूखने लगेंगी, और जो उसके जो अगर हम जड़ को इसको चीर कर देखें, जड़ में काले काले भाग लकीर की तरह से काले भाग दिखाई देते हैं, जो कि फ्यूजेरियम के कारण होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो बीजों को उपचारित करके सेरेसान या कैप्टान या थायरान से उपचारित करके बोते हैं, और इसके साथ अगर फिर भी लग गया तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम की मात्रा जो है 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में उसी हिसाब से घोल करके हम छिड़काव करते हैं, तो इसका नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जाता है उकठा रोग का। आगे आपका झुलसा रोग। झुलसा रोग में है पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ दिन बाद धीरे धीरे पौधा सूख करके समाप्त हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम एंडोफिलियम 45 का छिड़काव करते हैं, ठीक है। आगे आपका है ये जो आपका थोड़ा, ये तो रोग और उनकी रोकथाम थी, ये आपका है कीट नियंत्रण, ठीक है। कीट नियंत्रण में आपका है चने का कटुआ। यह क्या करता है, यह जो पौधा जब मुलायम अवस्था में होता है, यानी जो छोटी अवस्था में होता है, तो जो कटुआ कीट है यह चने की शाखाओं को, उसके अग्रकलिका को, जितने कोमल भाग हैं वह काट करके समाप्त कर देता है। इस तरीके से आपका पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। वह जो होगा, इसके नियंत्रण के लिए हम एल्ड्रिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आपका चना का फली बेधक, यह काफ़ी मुख्य कीट है आपका चना का फली बेधक, वैसे सभी मुख्य हैं। चना का फली बेधक क्या है, यह कीट रात के समय में ज़्यादातर आक्रमण करता है। दिन के समय में पौधे की जड़ों के पास, ढेलों में या दरारों में छिपा रहता है। रात के समय वह निकलता है, पौधे के ऊपर जा कर के उसकी जो फली होती है अपने सर को अंदर डाल करके वह अंदर की जो फली उसको खाता है। इस तरीके से वह फली को फली बेधक, इसको फली बेधक कहा गया है। इसके नियंत्रण के लिए हम इंडोसल्फान 35 cc या क्लोरफायरिफास, मोनोक्लोरोफास, किसी एक दवा का हम छिड़काव करते हैं। यह जो कीट है, यह कीट उसकी फली जब बनना शुरू हो जाती है तभी से अपना आक्रमण करता है, और जब तक फल पक नहीं जाती तब तक इसका आक्रमण फली बेधक का रहता है। आगे आपका है सेमी लूपर। अभी तो नहीं हमारे यहाँ, लेकिन पश्चिमी भारत में सेमी लूपर का प्रयोग सेमी लूपर का जो आक्रमण है ज़्यादातर हो रहा है। इसमें यह क्या करता है, यह भी पत्तियों, तनों को काट करके नष्ट कर देता है। इस तरीके से इसके नियंत्रण के लिए भी हम इंडोसल्फान या मोनोक्लोरोफास, क्लोरफायरिफास का छिड़काव करते हैं। इस तरीके से जो इसके जो उकठा रोग, झुलसा, कीट नियंत्रण में चने का कटुआ, चने का फली बेधक और सेमी लूपर है, इस तरीके से इसका हम नियंत्रण अगर कर लेते हैं तो अच्छा हमें उत्पादन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।